Hello everyone, this is Bhumi Agrawal and welcome to Bhumi's Study Hub. In this video, we are going to discuss regarding class 9th science chapter matters in our surrounding. In the first part of this chapter, we discussed regarding the characteristics of the matter and what is matter. So now let's start this chapter with the properties of the states of matter. Firstly, we will discuss what states of matter exist. So let's start the topic regarding the properties. Matter is classified on the basis of two types of properties which we already discussed, on the basis of physical properties and on the basis of chemical properties. On the basis of physical properties, matter is classified as solid, liquids and gases, and on the basis of chemical properties, matter is classified as element, compounds and mixtures. In this chapter, we are going to discuss regarding the classification of matter on the basis of physical states or physical properties. That is, we are going to discuss regarding the properties of solids, liquids and gases. Firstly, we are going to discuss regarding the properties of solids. Solids: ice, wood, coal, stone, iron, all these are some of the common solids around us. The solids have different properties and now we are going to discuss regarding these properties one by one. First property is solids have a fixed shape and a fixed volume. अब फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम कैसे? हम एग्जाम्पल लेते हैं आइस का. तो आइस के क्या होते हैं कि उसकी शेप प्रॉपर शेप होती है एंड प्रॉपर ही वॉल्यूम हम उसका कंसिडर करते हैं, राइट. तो अब हम देखते हैं पहले कि फिक्स्ड शेप कैसे होती है. सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं. मींस उनका जो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक हुए हुए होते हैं, जिस वजह से उसकी जो शेप होती है वो हमेशा फिक्स्ड होती है. एंड फिक्स्ड वॉल्यूम या फिर डेफिनेट वॉल्यूम का मीनिंग है मींस कि आप उसे कहीं पर भी रख दो, राइट, कि आप उसे किसी भी जगह पर सब्सटेंस को रख दो, वो हर जगह पर सेम स्पेस ही ऑक्यूपाई करेगा. दैट इज कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी फिक्स्ड शेप होती है एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटीज. So firstly we will discuss what is density. Density means कोई substance कितना heavy है या फिर कितना light weight का है, right? And we know that density is equal to mass upon volume. Suppose मैंने एक यूनिट फिक्स वॉल्यूम ले लिया. अब क्या वेरी करेगा? मास. और जिस सब्सटेंस में पार्टिकल्स ज़्यादा पास होंगे मीन्स उतना ज़्यादा ही उसका मास होगा. दैट मीन्स उतनी ज़्यादा ही उसकी डेंसिटी होगी, बिकॉज डेंसिटी एंड मास आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. मीन्स थोड़े से एरिया में या फिर यूनिट वॉल्यूम में कितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं एंड जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतना ज़्यादा मास होगा. दैट मीन्स उतनी ज़्यादा ही उसकी डेंसिटी होगी. अभी हमें पता था कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं. मींस सॉलिड्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो उसका मास ज्यादा होगा. अब मास ज्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी. दैट्स व्हाई सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटीज. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. अब ये कंप्रेसिबिलिटी क्या चीज होती है? कंप्रेसिबिलिटी मीन्स प्रेशर एक्सर्ट करके कंप्रेस करना. दैट मीन्स कि हम प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं जिससे क्या हो कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो और ज़्यादा पास हो जाएं, राइट. अब हमें पता है ऑलरेडी कि सॉलिड के पार्टिकल्स ऑलरेडी ही क्लोजली पैक्ड होते हैं तो वो और ज़्यादा क्लोज नहीं हो सकते. दैट्स व्हाई सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट दैट स्पॉन्ज थिंग. उसको तो हम कंप्रेस कर सकते हैं बट फिर भी हम उसको सॉलिड की कैटेगरी में रखते हैं, ऐसा क्यों? So don't get confused. Sponge is compressible than other solids because in a sponge so much air is trapped inside it. उसमें बहुत सारे होल्स प्रेजेंट होते हैं. अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्पॉन्ज के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं एंड उन होल्स में एयर ट्रैप हो जाती है. So when you are compressing it
तो जो उसमें जो एयर या गैस प्रेजेंट है वो कंप्रेस होती है, ना कि उसका सॉलिड पार्ट। अगर हम सारी गैस को कंप्रेस कर देते हैं एंड फिर हम ट्राई करेंगे उसे और ज़्यादा कंप्रेस करने का, तो वो और ज़्यादा कंप्रेस नहीं होगा। एंड जब हम उस पर से वो प्रेशर हटा देंगे तो वो फिर से अपनी उसी शेप और उसी साइज में आ जाता है। इसी वजह से हम स्पॉन्ज को एज सॉलिड कंसिडर करते हैं, राइट। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी इज मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। वो मैंने अभी आपको बताया कि उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा क्लोज्ड होते हैं एक दूसरे के। दैट मीन्स कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, जो दो मॉलिक्यूल्स या दो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो सॉलिड्स में बहुत ज़्यादा कम होता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। अच्छा, अब इसमें ना दो सब्सटेंसेस, दो केसेस हम कंसिडर करते हैं, दो प्रॉपर्टीज होती हैं, फ्लूइड्स एंड रिजिड्स, राइट। तो जो सब्सटेंस फ्लो हो सकता है उसको हम कहते हैं फ्लूइड्स, एंड जो फ्लो नहीं हो सकते उनको हम कहते हैं रिजिड्स। या फिर जो सब्सटेंस फ्लेक्सिबल है उसको हम फ्लूइड्स में कंसिडर करेंगे, जो इजीली फ्लो हो जाए, राइट। अभी हमने यहाँ बताया था कि सॉलिड्स की जो शेप होती है और वॉल्यूम जो है वो प्रॉपरली फिक्स्ड होता है, इस वजह से हम उसको सॉलिड्स की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। एंड सॉलिड्स की कैटेगरी में कंसिडर कर रहे हैं और उनका जो नेचर है वो क्या हुआ, रिजिड इन नेचर। दैट्स वाई सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, बिकॉज दे आर रिजिड सब्सटेंसेस। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है दैट कि वाई आइस इज कंसिडर्ड टू बी एज सॉलिड, बल्कि उसकी डेंसिटी तो वाटर की डेंसिटी से कम होती है। अगर हम नॉर्मली ऑब्जर्व करें तो जो आइस होता है वो वाटर में ऊपर इजीली फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स कि उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम हुई। और अभी हमने कहा था कि सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है इन कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस, तो फिर हम आइस को सॉलिड क्यों कंसिडर करते हैं। अब देखते हैं इसमें होता क्या है। एक्चुअली में जब हम आइस में कन्वर्ट होता है, वाटर को आइस में कन्वर्ट करते हैं, तो वो एक केज फॉर्म कर लेता है एंड उसमें कुछ एयर ट्रैप हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इज कंपैरेटिवली लाइटर इन नेचर एज कंपेयर टू वाटर, एंड उस एयर की वजह से ही वो फ्लोट कर पाता है वाटर पे। दैट्स वाई आइस इज कंसिडर्ड एज solid, still its density is lower than that of water. I hope now all the properties of solids are clear to you. Now we will discuss regarding the properties of liquids. Water, milk, fruit juice, ink, petrol, kerosene, all these are the some common fluids or some common liquids which we see in our daily life. Now let's discuss what properties does these liquids have. First property is liquids have no fixed shape but have fixed volume. That is, it can take the shape of the container but have fixed volume. Let us clear it with the help of an activity. Suppose you have water at your home and you took different containers as one small glass, one cup, one bowl, one big pan and one jug, right? Now pass the same amount of water from one container to another. तो आप चेक करोगे it takes the shape of the container. That means कि आप जिस भी कंटेनर के अंदर उस वाटर को ऐड कर रहे हो वो उस कंटेनर की शेप ले लेगा, but the volume remains same. So रीजन क्या है कि वो सब कंटेनर्स की शेप ले रहा है? Because in liquids particles have some space between them, means force of attraction is lesser than solids. तो क्या होता है कि जो पार्टिकल्स की लेयर हैं वो स्लाइटली मूव कर सकती हैं अपनी प्लेस से। That means every layer can slide over each other. तो जब हम वाटर कंटेनर में ऐड करते हैं तो वो कंटेनर के लोअर पोर्शन को ऑक्यूपाई कर लेता है बट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दैट। अब यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना भी कम नहीं होता कि वो पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर ले। सो ये रिजिड्स नहीं है एज कंपेयर टू सॉलिड्स, दीज आर फ्लूइड्स, मीन्स दे कैन फ्लो इजीली। So this is clear that solids have no fixed shape but fixed volume because number of particles are still fixed, कि इसमें particularly इतने ही particles fixed present हैं, इस वजह से इसका volume fixed है but इसकी shape fixed नहीं होती है, right?
नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लेस डेंसिटी दैन सॉलिड्स, की इसकी डेंसिटी कम होती है सॉलिड से. सो सेम फॉर्मूला दैट आई टोल्ड यू दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो उसके यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है एज कंपेयर टू सॉलिड्स बिकॉज ऑफ सर्टेन स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. दैट मीन्स मास लेस होगा उसमें, एंड लेस मास मीन्स लेस डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि इसकी डेंसिटी सॉलिड की डेंसिटी से कम है बिकॉज पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस प्रेजेंट है. दैट इज द रीजन. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मॉलिक्यूल्स कैन मूव विद इन द कंटेनर. सो यही तो हो रहा है, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं इधर से उधर, जिस वजह से वो हर कंटेनर की शेप ले लेते हैं, बट कैन नॉट एस्केप आउट फ्रॉम दैट कंटेनर, कि वो उस कंटेनर को एस्केप आउट नहीं कर सकते. उस कंटेनर के अंदर ही पार्टिकल्स आपस में मूव करते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लेस कंप्रेसिबल और कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, और वी कैन से दैट नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी दे हैव. अगर आप एक ग्लास में वाटर लेते हो और उस पर फोर्स एक्सर्ट करोगे तो वो वाटर बाहर गिर जाएगा, कंप्रेस नहीं होगा. दैट मीन्स कि जो लिक्विड्स होते हैं उनमें कंप्रेसिबिलिटी वाली प्रॉपर्टी नहीं होती है लाइक सॉलिड्स. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लिक्विड्स शो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी. दैट मीन्स दे कैन फ्लो. वो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया दैट दे कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर टू द लोअर पार्ट, एंड दैट मीन्स कि वो आसानी से फ्लो कर लेते हैं. अगर हम किसी भी वाटर लेते हैं हमें ग्लास में, उसको हम नॉर्मली जो फ्लोर है, फ्लोर पे अगर हम उसको पलट देंगे या ग्लास से उसको थ्रो करेंगे तो वो फ्लो हो जाएगा बिकॉज वाटर कैन इजीली फ्लो एंड वाटर इज अ लिक्विड. सो दिस पार्ट इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज gases. Gases like air, hydrogen, oxygen, carbon dioxide, steam or vapors, these are some common examples of gases. Now what properties gases are having? अगर आप solid से compare करोगे तो just reverse properties होती हैं gases की. First property is gases have neither a fixed shape nor a fixed volume. मीन्स ना तो इनकी कोई फिक्स्ड शेप होती है ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. गैसेस कैन ऑक्यूपाई द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द वेसल इन विच दे आर कैप्ड, बिकॉज उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर दूर होते हैं. दैट इज दे कैन ऑक्यूपाई द शेप ऑफ द कंटेनर. वट एवर कंटेनर यू विल टेक, इट विल ऑक्यूपाई होल ऑफ द स्पेस ऑफ द कंटेनर बिकॉज they have negligible force of attraction between them, that means between the particles. Next property is gases have very low density because unit volume में बहुत कम number of particles होते हैं. That is because of negligible force of attraction. So less particles means less mass and that means less density. Next property is gases can be compressed easily. As I told you that these properties are reversed, we are seeing it. Solids cannot be compressed, but gas can be compressed easily. क्यों compress कर सकते हैं? Because so many space between the particles is there. Means particles के बीच में vacant space बहुत ज़्यादा होता है and negligible force of attraction होती है. तो अगर हम ज़्यादा compress करते हैं तो वो convert हो जाता है liquid के particles में. Means pressure exert कर रहे हैं and pressure की help से gases can be converted into liquid, and this process of conversion is known as liquidification of gas. Next property is high kinetic energy. अब kinetic energy is that energy due to the movement. जो movement की वजह से energy होती है उसको हम कहते हैं kinetic energy, and gases में particles बहुत ज़्यादा move करते हैं, that's why उसकी kinetic energy बहुत ज़्यादा होती है. और अगर हम सॉलिड की बात करें तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगी क्योंकि पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, उनमें स्पेस इतना ज़्यादा नहीं होता है. सो ऑल पॉइंट्स क्लियर. वन मोर स्टेट इज ऑल्सो देयर विच इज पॉपुलर नाउ डेज. मीन्स है बहुत पुराने टाइम से बट पीपल हैव मोर नॉलेज नाउ रिगार्डिंग इट, एंड दैट इज प्लाज्मा. सो पहले समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज प्लाज्मा and then we will discuss regarding its property. So what is plasma? It is a gas carrying electric charge and can conduct electricity.
ये एक तरीके की गैस है, मींस एटॉमिक गैस। अब एटॉमिक गैस मतलब जो फ्री फॉर्म में अकेले प्रेजेंट होती है, जस्ट लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन एक्सेट्रा। सो व्हेनेवर वी पास इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इट एट वेरी लो प्रेशर, इट स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू आयंस एंड अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास करना स्टार्ट कर देती है। दैट इज दे विल बिकम चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हो गए and charged particles have that tendency that they can glow. So these particles in excited state give off light. Excited state means charged form में convert होना, means जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करी गैस पार्टिकल से, आयंस फॉर्म होने स्टार्ट हो गए, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर गोइंग टू फॉर्म एंड दे कैन गिव ऑफ एनर्जी बिकॉज चार्ज पार्टिकल्स एक्साइटेड स्टेट में दे गिव ऑफ लाइट। अब हम ये कहाँ ऑब्जर्व करते हैं डे टू डे लाइफ में? इन केस ऑफ लाइटनिंग यू नो कि वो बिजली चमकती हुई हमें दिखती है, तो लाइटनिंग में क्या होता है, एयर पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्राइक करते हैं एक दूसरे से एंड सेम प्रोसेस अकर एंड दे गिव ऑफ लाइट। दैट स्टेट इज प्लाज्मा। So plasma is a state of gases having high kinetic energy. कौन सी गैसेस? चार्ज पार्टिकल में जब कन्वर्ट हो जाती हैं। एंड इसका एक अनदर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, फ्लोरोसेंट लाइट इन स्टार्स, मीन्स स्टार्स हैव ट्विंकलिंग, हम उन्हें ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं हमें वे। अब वो ट्विंकलिंग करते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट मीडियम ऑफ एयर, बट वो लाइट कैसे आई स्टार्स के पास? सो सेम रीजन इज देयर। अगर हम सन या स्टार्स की बात करते हैं तो दे आर स्फेयर ऑफ गैसेस ओनली, सो दैट मीन्स यहाँ बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर गैस आयनाइज करती है एंड गैस जब भी आयनाइज करती है दे कैन ग्लो, गिव ऑफ लाइट। सो दैट इज द रीजन ऑफ शाइनिंग ऑफ स्टार्स एंड सन। लाइटनिंग हमें देखने को मिलती है। एंड इन डे टू डे लाइफ यू कैन ऑल्सो सी, जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं उनके पास एक लाइट स्टिक होती है, उसको फ्लोरेसेंट स्टिक बोलते हैं एंड उसकी हेल्प से वो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। दैट्स एग्जैक्टली वॉज दैट स्टिक, मीन्स कि अब उस स्टिक में ऐसा क्या होता है, उस स्टिक में गैस फिल होती है, दैट में बी हीलियम और नियॉन। अब जैसे ही लाइट स्विच ऑन करी, इलेक्ट्रिसिटी पास हुई गैस से, गैस आयनाइज हो गई एंड वो ग्लो कर सकती है एंड दैट इज द सेम दैट प्लाज्मा। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर व्हाट दैट स्टेट प्लाज्मा इज। नाउ लेट्स डिस्कस रिगार्डिंग द फिफ्थ एंड लास्ट स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सो Bose came from Satyendranath Bose, who was an Indian scientist who was the first to told about this fifth state. Then Einstein did some calculation, but at that moment of time it was not clear that how to establish this state. Then 3 American scientists came into some conclusion and made it into a laboratory. अब कैसे बनाई laboratory में? So कोई मोनो एटॉमिक गैस को उन्होंने सुपर सैचुरेट बना दिया बहुत लोअर टेम्परेचर पर। मोनो एटॉमिक गैस एट लोअर टेम्परेचर गेट कन्वर्टेड इनटू सुपर सैचुरेटेड स्टेट एंड व्हेन यू आर मेकिंग इट सुपर सैचुरेटेड मींस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास आते जाएंगे एंड गेट कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड। सो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या स्टेट है? दैट इज a supersaturated liquid which you observe from a monoatomic gas जब उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, that means approx 0 केल्विन के आसपास and 0 केल्विन is near around -273 degree Celsius. That is at -273 degree Celsius you are going to get this Bose-Einstein condensate state. अब इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि इसमें जो रेसिस्टेंस होता है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। इट कैन सीप थ्रू एनी मीडियम। अगर मैं इसको किसी बीकर में डाल दूं तो वो उसकी बाउंड्रीज को भी क्रॉस कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं इसको किसी बीकर के अंदर ऐड करती हूँ तो ये उसकी बाउंड्रीज को क्रॉस कर लेगा ऑन देयर ओन
सो उसे हम बनाकर स्टोर नहीं कर सकते हैं। दैट इज कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट को हम अपने पास स्टोर करके नहीं रख सकते। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर। The common unit of measuring temperatures like melting point, boiling point is degree Celsius, and the standard unit, that is SI unit of measuring temperature is Kelvin. Celsius, degree Celsius is denoted by degree sign and capital C, and Kelvin is denoted by capital K. Now there is some relation between this Kelvin scale and Celsius scale, and that is temperature on Kelvin scale is equal to temperature on Celsius scale plus 273. That is 0 degree Celsius is equal to 273 Kelvin. For example, like melting point जो होता है आइस का on Celsius scale it is 0 degree Celsius, और अगर हम उसे Kelvin scale में देखते हैं तो that may be 273 Kelvin. एंड सेम लाइकवाइज बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस, एंड अब वो केल्विन स्केल में हो जाएगा 373 केल्विन। दैट मीन्स टू कन्वर्ट इट फ्रॉम सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल वी आर एडिंग 273 इन इट। नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक। अब अगर हमें सॉलिड को लिक्विड में या गैस में कन्वर्ट करना हो तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइक means कि what are the ways by which we can convert the physical state of matter, or by what ways we can change the physical state of matter. So we can change the physical state of matter by two ways, by changing the temperature and by changing the pressure. That means temperature and pressure plays very important role in the conversion of states of matter. Now firstly we will discuss regarding the effect of change of temperature, कि अगर हम टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो उससे फिजिकल स्टेट पे कैसे कैसे इफेक्ट्स होते हैं। अब जैसे ही हम सॉलिड को हीट करेंगे पार्टिकल्स थोड़ा दूर होने लगेंगे, मीन्स उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाएगा एंड दे विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड, राइट? एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। That is the process in which a solid substance changes into liquid on heating is called melting, and this melting is also known as fusion. Means यहाँ पे हमने क्या करा, जो solid particle थे, हम एग्जाम्पल लेते हैं आइस का। अब आइस हमारे पास सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, हमने जैसे ही उसको हीट करा उसका टेम्परेचर इंक्रीज करा तो वो मेल्ट हो गई एंड किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में, विच इज इन लिक्विड स्टेट, एंड ये प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। नाउ अगेन अगर हम लिक्विड को हीट करेंगे तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो और कम होने लगेगी एंड पार्टिकल्स और दूर हो जाएंगे और वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट प्रोसेस इज नोन एज बॉइलिंग और वेपराइजेशन। दैट इज the process in which a liquid substance changes into gas rapidly on heating is known as boiling or vaporization. Better example of day-to-day life is as solid ice, liquid water and gas vapors or steam. As I told you, ice को अगर हम रख दें थोड़ी देर के लिए तो वो water में convert हो जाएगा and water को अगर हम boil कर दें तो वो steam में या vapors में convert हो जाएगा। Now its reverse is also possible. अब वो कैसे, अगर वाटर बॉयल हो रहा है और उसमें से स्ट्रीम निकल रहे हैं, अब एक पैन लें और उसमें आइस ऐड कर दें एंड उसे बॉइल्ड वाटर के ऊपर ले जाएं तो आप ऑब्जर्व करोगे इन बिलो एरिया ऑफ द पैन देयर आर मेनी वाटर ड्रॉपलेट्स। अब ऐसा क्यों हुआ, स्टीम जब पैन से टकराई एंड पैन इज वेरी कोल्ड तो स्टीम ने अपनी एनर्जी को गिव ऑफ कर दिया, स्टीम से हीट वापस दे दी, मतलब वो फिर से वाटर में कन्वर्ट हो गई एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। दैट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस और वेपर्स इनटू अ लिक्विड ऑन कूलिंग या बाय कूलिंग इज नोन एज कंडेंसेशन। अगेन सेम प्रोसेस, अगर मैं
वाटर को आइस ट्रे में करके फ्रीज कर दूं तो वो फिर से आइस क्यूब्स में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स उसका टेम्परेचर कम कर दिया तो वो कूल डाउन हो जाएगा एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग। दैट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ liquid into a solid by cooling is known as freezing. Freezing means solidification. Means हम इसमें वाटर को solid particles में like ice cubes में convert कर रहे हैं और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि freezing is just reverse of melting, right? तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि solid को हमने liquid में convert किया कैसे, heat add करके and वो process हुई melting एंड जब लिक्विड में हीट ऐड करी तो वो गैसेस में या फिर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया बाय द प्रोसेस बॉइलिंग। अब अगर उन स्टीम को या उन वेपर्स को हमने कूल डाउन किया बाय द प्रोसेस कंडेंसेशन एंड दे गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अब उस लिक्विड को अगर हम फिर से फ्रीज कर देते हैं और ज्यादा कूल कर देते हैं एंड वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा बाय द प्रोसेस फ्रीजिंग, राइट? Now let's clear it more with the help of an activity. You can try this at your home also. अब अगर हम आइस को बाहर रख दें एंड थर्मामीटर की हेल्प से टेम्परेचर मेजर करते हैं, सपोज दैट इज -4 डिग्री सेल्सियस एंड उसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि कुछ टाइम के लिए तो टेम्परेचर फिक्स्ड हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब ऐसा क्यों? सराउंडिंग से हीट तो वो तब भी ले रहा है बट टेम्परेचर इज सेम। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हीट तो वो तब भी ले रहा है क्योंकि आइस दैट इज सॉलिड में फोर्स ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा पास होते हैं। दैट मीन्स कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स की वो बहुत ज्यादा होती है इन कंपेयर टू लिक्विड। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए कुछ हीट की जरूरत पड़ेगी, दैट इज कुछ एनर्जी की जरूरत होगी। तो ऐसा नहीं है कि सराउंडिंग से नहीं ले रहे वो एनर्जी, स्टिल आइस इज टेकिंग एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग बट द टेम्परेचर इज स्टिल फिक्स्ड बिकॉज आइस taking that heat to overcome that force of attraction between the particles so that they can convert into liquid and that heat is known as latent heat or hidden heat. Means कि वो जो particles जो surrounding से heat ले रहे हैं and temperature में नहीं change हो रहा क्योंकि वो heat use की जा रही है या वो energy use हो रही है जो particles के बीच की force of attraction है उसको कम करने के लिए, और वो जो हीट होती है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट या फिर हिडन हीट। एंड वाई हिडन? मीन्स हमने उसको हिडन क्यों कहा? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा उस प्रोसेस में या फिर कि जब वो प्रोसेस अकर्ड हो रही है एंड दिस प्रोसेस इज डिफाइंड एज द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज लेटेंट हीट। अभी जो लेटेंट हीट होती है ये 2 टाइप्स की है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एंड दिस प्रोसेस विच वी डिस्कस्ड, इन दिस प्रोसेस दिस हीट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एंड यहाँ पे जो फ्यूजन होता है उसका मीन्स होता है मेल्टिंग। मीन्स ये वो प्रोसेस थी जहाँ पे सॉलिड से कन्वर्जन हो रहा है लिक्विड में, ये जो आइस थी वो कन्वर्ट हो रही थी वाटर में। तो यहाँ जो हीट यूज हो रही है एडिशनल हीट या हिडन हीट, उस हीट को हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो दैट लेटेंट हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड एट फिक्स्ड टेम्परेचर विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर और एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और we can say that latent heat of fusion of a solid is the quantity of heat in joules required to convert 1 kilogram of a solid at its melting point into liquid without any change in temperature. Now let's move to latent heat of vaporization. Now same thing happened between liquid and gas also. हमने पानी लिया एंड थर्मामीटर हमने उसमें ऐड कर लिया, ऊपर से हमने उसको पकड़ लिया। अब हम उस वाटर को बॉईल कर रहे हैं एंड टेम्परेचर की रीडिंग हम ऑब्जर्व कर रहे हैं
कि टेम्परेचर राइज हुआ टिल 100 डिग्री सेल्सियस एंड आफ्टर सम टाइम इट विल रिमेन फिक्स्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस, कि वो फिक्स हो गया 100 डिग्री सेल्सियस पे। नाउ सेम रीजन, पार्टिकल्स आर वेरी फार, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल इन गैस। अब जो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए कुछ हीट देनी पड़ेगी। नाउ दैट हीट इज टेकन बाय दैट लिक्विड टू ओवरकम दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज होल्डिंग them together, means all the particles together, so that it will become free and converted into gas. That means some heat is required to change the state of liquid to gas, and that heat is known as latent heat of vaporization. That is, latent heat of vaporization of a liquid is the quantity of heat in joules required to convert 1 kilogram of that liquid at its boiling point into vapors or gas without any change in its temperature. So clear both the topics. वो हीट एनर्जी जो रिक्वायर्ड है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एंड वो हीट एनर्जी जो रिक्वायर्ड है लिक्विड्स को गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब यहाँ पे इससे एक क्वेश्चन आता है, वाई आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग अ सब्सटेंस दैन अ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस? बिकॉज फॉर मेल्टिंग आइस टेक्स लेटेंट हीट फ्रॉम अ सब्सटेंस, हैंस इट cools more effectively. On the other hand, in case of water, no such heat is required. So, ice at 0 degree Celsius is more effective in cooling a substance than water at 0 degree Celsius. And the next question is, why does steam cause more severe burn as compared to boiling water? Because steam has again more latent heat as compared to boiling water, that why it causes more severe burn. Means कि जब स्टीम होती है उसके अंदर लेटेंट हीट भी है, वो लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट करा तो उसमें हीट एनर्जी ऐड हो गई, तो जो स्टीम से जो बर्न होगा वो ज्यादा डेंजरस होगा या वो ज्यादा सीवियर होगा इन कंपेयर टू बर्न कॉज्ड बाय बॉइलिंग वाटर, क्योंकि उसके अंदर लेटेंट हीट कम है एज कंपेयर टू स्टीम। ओके, तो यहाँ अभी हमने कन्वर्जन कर लिया सॉलिड से लिक्विड का, लिक्विड से गैसेस का, गैसेस से अगेन लिक्विड एंड लिक्विड से अगेन सॉलिड. Okay, now next process is sublimation, in which what occurred is कि जिसमें हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली सॉलिड को कन्वर्ट किस में करेंगे, गैसेस. So the changing of a solid directly into vapors on heating and of vapors into solid on cooling is known as sublimation. Means solid को हमने हीट किया एंड डायरेक्टली हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, वेपर्स में, या फिर वेपर्स को कूल डाउन किया और डायरेक्टली कन्वर्ट कर लिया सॉलिड में. इन बोथ द केसेस सेम प्रोसेस इज देयर एंड दैट इज सब्लिमेशन. एंड द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ दैट प्रोसेस सब्लिमेशन आर अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, नैप्थलीन बॉल्स. तो इसमें आपने देखा होगा आयोडीन जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है एंड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जा रही है. या फिर नैप्थलीन बॉल्स जो क्लोथ्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंसेक्ट से हम यूज करते हैं, वो डायरेक्टली सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैसेस में, विदाउट लीविंग एनी रेसिड्यू. मींस कुछ भी नहीं बचता है, वो डायरेक्टली प्रॉपरली पूरी ही वेपराइज हो जाती है. नाउ आई थिंक ऑल दिस प्रोसेसेस आर क्लियर टू यू एंड ऑल दीज चेंजेस अकर ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर. नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, कि हम कैसे प्रेशर में चेंज करके जो स्टेट है मैटर की उसको हम चेंज कर सकते हैं. सो फर्स्ट वन इज गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर, कि गैसेस को हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेशर अप्लाई करके या फिर उसका टेम्परेचर कम करके. अब ये प्रोसेस हम इसका एक लाइव एग्जांपल ले सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ से, लाइक ऑफ सिलेंडर्स, मींस एलपीजी सिलेंडर. तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं, लाइक हमने गैस ली एक सिलेंडर के अंदर, अब पिस्टन की हेल्प से हम उसको कंप्रेस करेंगे, उस पर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो इंक्रीज होने लगेगा. दैट मीन्स कि पार्टिकल्स पास आने लगेंगे
और वो गैसेस स्टेट से कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड स्टेट में। एंड इसी प्रोसेस के थ्रू हम डिफरेंट गैसेस को लिक्विड फॉर्म में स्टोर कर पाते हैं, जैसे कि सिलेंडर्स, एलपीजी सिलेंडर है, या ऑक्सीजन गैस को हम लिक्विफाइड करके स्टोर करते हैं, अमोनिया को स्टोर करते हैं, डिफरेंट तरीके की गैसेस, नाइट्रोजन भी स्टोर्ड होती है, या सीएनजी सिलेंडर्स होते हैं। तो उसमें भी सब इन सारे सिलेंडर्स में हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं फ्रॉम गैसियस फॉर्म टू लिक्विड फॉर्म। सो अभी जो आपने एग्जाम्पल देखा उसमें हम क्या कर रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर, राइट। इवन decreasing the pressure and raising the temperature can also change the state of matter. मीन्स हम सिर्फ प्रेशर इंक्रीज करके ही नहीं, प्रेशर को डिक्रीज करके भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अब वो कैसे? सो एग्जाम्पल इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. Solid carbon dioxide is a white solid called dry ice. Solid carbon dioxide is an extremely cold substance. Means ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है and it is used to deep freeze food and to keep ice cream cold. Means जो cold store होते हैं उसमें जो फूड स्टोर किया जाता है, या फिर आपने कभी आइसक्रीम पार्लर पे देखा होगा, जैसे ही वो ओपन करते हैं उसको एकदम से गैस उसमें से वेपराइज्ड होती है, वेपर्स में कन्वर्ट होती है, दैट गैस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैसियस फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है। एंड दैट्स वाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई आइस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, क्योंकि जैसे ही उसका प्रेशर कम होगा तो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो कन्वर्ट हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है दैट व्हाई वी यूज ड्राई आइस और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर deep freezing in compared to ordinary ice. The answer is because solid carbon dioxide directly changes into carbon dioxide gas, कि उसमें sublimation की प्रोसेस हो रही है, मीन्स वो मेल्ट नहीं होती, कोई भी लिक्विड वो फॉर्म नहीं करेगी एज ऑर्डिनरी आइस, इसीलिए हम उसको ड्राई आइस भी कहते हैं। एंड ड्राई आइस कैन प्रोड्यूस मच लोअर टेम्परेचर दैन दैट प्रोड्यूस बाय ऑर्डिनरी आइस, so it is much more effective for cooling purpose than ordinary ice. Clear? Means कि जो solid carbon dioxide है, ये जो ड्राई आइस है, वो डायरेक्टली सब्लिमेट हो जाती है और गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही है। बट अगर हम बात करें ऑर्डिनरी आइस जो होती है वो कन्वर्ट होगी लिक्विड फॉर्म में। क्लियर? तो ऐसा कोई लिक्विड स्टेट फॉर्म नहीं हो, इस वजह से हम प्रेफर करते हैं डीप फ्रीजिंग के लिए हमेशा ड्राई आइस को। So these are the ways by which we can change the state of a matter, that is by increasing or decreasing the pressure, that is by change in temperature and by change in pressure. Now one more process is also there, that is evaporation. अब evaporation क्या होता है? The process of a liquid changing into vapor or gas below its boiling point is known as evaporation. मीन्स लिक्विड का वेपर्स में या गैस में चेंज होना बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवेपोरेशन। अच्छा, अब यहाँ पे टू टर्म्स आए हैं, इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, वो दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्लियर? अब उसको हम चेक करते हैं कि क्या डिफरेंस है। वेपराइजेशन या फिर वेपर्स मीन्स नथिंग बट बॉइलिंग, दैट इज लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना। इवेपोरेशन ये थोड़ा डिफरेंट है, इवेपोरेशन इज कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू गैसेस और वेपर बट एट रूम टेम्परेचर ओनली, राइट। कि यहाँ पे जो हम प्रोसेस अकर्ड हो रही है सिर्फ और सिर्फ रूम टेम्परेचर पे होती है एंड वेपराइजेशन में ऐसा नहीं होता। नाउ वेयर यू ऑब्जर्व इवेपोरेशन इन योर डे टू डे लाइफ, सो लाइक हम घर में कपड़े सुखाते हैं एंड आफ्टर सम टाइम they become dry. So what was the reason? Where was that liquid go? So the same reason, the answer is evaporation. Now there are some factors that are affecting evaporation. That means कि evaporation जो है वो कुछ factors पे depend होता है जिसकी वजह से वो affect हो सकता है, right? तो first factor is temperature. अब temperature से कैसे effect होता है? हम सेम एग्जाम्पल लेते हैं क्लोथ्स को सुखाने के लिए। अगर हम ठंड में कपड़े सुखाते हैं तो वो ज़्यादा टाइम में सूखेंगे इन कंपेयर टू समर सीजन,
So that means the rate of evaporation increases on increasing the temperature, कि अगर हम टेम्परेचर में इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन भी फास्ट होगा. सेकेंड फैक्टर इज सरफेस एरिया. अब सरफेस एरिया का कैसे इफेक्ट होता है? अच्छा, अगर हम कपड़ों को सुखाने के लिए, एक तो होता है कि हम उसे वायर पे हमने उसको टांग दिया उसको, जिससे वो इजीली सूख पा रहा है, और एक हमने क्या करा, हमने वेट क्लोथ्स को एक जगह पे रख दिया सिर्फ. तो कौन से कपड़े जल्दी सूखेंगे? जो हमने वायर पे टांगे थे वो. क्यों? क्योंकि वहां पे सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ. सो द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड. नाउ द थर्ड फैक्टर इज ह्यूमिडिटी. अब ह्यूमिडिटी होता क्या है एक्चुअल में? सो इट इज जस्ट सिंपली द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर, कि एयर में जो वाटर वेपर का अमाउंट प्रेजेंट है उस वाटर वेपर्स को हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी. तो अगर हम बात करते हैं रेनी सीजन की, उस टाइम पे क्या हुई? ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ज्यादा वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे. अगर हम उन डेज में कपड़े सुखाते हैं तो वो ज्यादा टाइम लेंगे इन कंपेयर टू नॉर्मल डे जहां पे ह्यूमिडिटी कम है. दैट मीन्स द रेट ऑफ इवेपोरेशन increases on decreasing the humidity. And now the next factor is wind speed. तो अगर हवा ज्यादा तेज चल रही होगी तो क्लोथ्स ज्यादा जल्दी सूखेंगे इन कंपेयर टू जहां हवा कम चल रही होगी. दैट इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग विंड स्पीड. आई थिंक नाउ ऑल द फोर फैक्टर्स आर क्लियर टू यू, इन विच जिसमें हमने देखा कि टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड स्पीड अगर हम इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, लेकिन ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज हो जाती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा. मींस टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले रेशियो में हो गए और ह्यूमिडिटी इनडायरेक्शनल प्रोपोर्शनल हुई. नाउ द लास्ट टॉपिक इज कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन. इवेपोरेशन से किस तरह से कूलिंग कॉज्ड होती है. Let's clear it more with the help of some examples. First one is, if we put a little of spirit, that is ether or petrol, on the back of our hand and wave it around, the spirit evaporates rapidly and our hand feels very cold. Means जो spirit है वो क्या है? लिक्विड फॉर्म में है. हमने उसको अपने हैंड पे लिया और उसको हमने रब किया तो वो एकदम से इवेपोरेट हो जाएगी और हमें कूलनेस सी फील होती है हैंड पे. तो ऐसा क्यों? क्योंकि उसने क्या करा, हमारे हैंड से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ली और वो लिक्विड स्टेट से वाटर स्टेट में कन्वर्ट हो गई. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन. नेक्स्ट इज, आपने देखा होगा समर में लोग अर्थन पॉट के अंदर जो मटका होता है उसके अंदर पानी रखते हैं जिससे कि वो पानी जो है वो ठंडा रहता है. तो अब ऐसा कैसे होता है, कैसे वो पानी ठंडा रहता है? जो अर्थन पॉट होता है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं. मींस उसकी जो वॉल होती है उस पर छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं. सो सम ऑफ द वाटर कंटिन्यूअसली कीप्स सीपिंग थ्रू दीज पोर्स टू द आउटसाइड ऑफ द पॉट. तो अब क्या करता है वो कि जो उसकी वॉल है उससे वो लेटेंट हीट लेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो रिक्वायर्ड है, एंड वो वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और जो बाकी का वाटर है वो कूल डाउन हो जाएगा. इस प्रोसेस से कुछ वाटर वेपराइज हो जाता है एंड बाकी जो वाटर होता है वो कूल डाउन हो जाता है. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन. इवन वी शुड एडवाइज्ड to wear cotton clothes in hot summer days to keep our body cool and comfortable. ऐसा क्यों? Because we get a lot of sweat on our body in hot summer day and cotton is a good absorber of water, so it absorbs the sweat from the body and expose it to the air for evaporation, and the evaporation of this sweat cools our body. But synthetic clothes do not absorb much of sweat, so they fail to keep our body cool in summer. That's why it is advised to wear cotton clothes in summer. So all these are the some of the examples to show the cooling effect caused by evaporation. Now we covered almost all the topics of this chapter. I hope you understand all the topics. If still you are having any query, just comment it on the comment box
So I will clear your doubt.